नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। गुजरात चुनाव की बेग जिसको रणभेरी कहते हैं वह छिड़ चुकी है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। हर नेता विकास का दावा करता है, लेकिन इस पर पहला हक, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का है। 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका दावा है कि उसने जो अदम्य विकास किया है गुजरात का, उसकी कोई सानी नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो आइए उसका एक बार लेखा जोखा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय हेमंत कुमार शाह से कराएं। वह प्रोफेसर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल रहे हैं और उन्होंने करीब 3 दशक से ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने गुजरात के विकास का भी सच बताया है और दिखाया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उनके साथ हमारे सहयोगी दत्तेश भावसर हैं। वह भी गुजरात के विकास पर आज बात करेंगे। और जैसा कि हम समझते हैं कि अगर चुनाव चल रहा हो तो उसमें विकास की जरूर बात होनी चाहिए। हेमंत जी, आपका जनज्वार पे स्वागत है और पहला सवाल आप ही से कि गुजरात के विकास, जो 27 साल का विकास है, उसको आप कहां देखते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने गुजरात का विकास किया है। जी। लेकिन अगर अंतिम करीब 60 सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो ये लगता है कि बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विकास नहीं किया है, या तो जो भी विकास हुआ है वो अगले सालों में जो विकास हुआ था उससे कम हुआ है। जैसे कि 1981 से 94 तक का जो 15 साल है समय, इसमें गुजरात की जीडीपी मतलब एसडीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है वो 15.55% का रहा। जबकि 2001 में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर हुए गुजरात के, तब से लेकर 2021 तक का जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रहा गुजरात का, वो सिर्फ 8.21% का रहा। अगर अगले 15 सालों में 15.55 और 2001 से 21 तक 20 सालों में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अगर 8.21% का रहा हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने ही गुजरात का विकास किया है। दूसरी एक बात ये भी हमें समझनी चाहिए कि अंतिम जो समय है 2016 से 2021 का, उसमें जो हमारा ग्रोथ रेट रहा है वो 6.92% का रहा है। ये काफी कम रहा है, ये हम देख सकते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि गुजरात भारत के ग्रोथ का इंजन है, भारत की आर्थिक वृद्धि का इंजन है। मुझे लगता है कि ये इंजन था, ये इंजन है नहीं। जैसे कि भारत का जो ग्रोथ रेट रहा है 2012 से 2021 का, तो उसमें भारत का ग्रोथ रेट 4.72% का रहा, लेकिन गुजरात का 8.44% रहा। इसका मतलब यह हो गया कि जो ग्रोथ रेट है उसका जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि 2001 से 2011 में गुजरात का जो ग्रोथ रेट रहा वो 9.82% रहा, जबकि भारत का 7.5% रहा। मतलब जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2.32% का रह गया। जबकि 1980 से 90 का अगर आप देख लें तो ये डिफरेंस 9.47% का है, और 1990 से 2000 तक का अगर एक दशक देख लें तो गुजरात 7.27% से आगे है भारत के ग्रोथ रेट से। तो मैं ये कह सकता हूं जी, तो मैं ये कह सकता हूं आंकड़ों के साथ कि गुजरात ग्रोथ इंजन था,
लेकिन वो 2001 से पहले था, 2001 के बाद नहीं है, ये आंकड़े सिद्ध करते हैं। जी। एक तरफ हेमंत जी, आप जिन आंकड़ों को बता रहे हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए, जो कि एसडीपी के बारे में आप कह रहे हैं और स्टेट डेवलपमेंट का जो एक पैमाना होता है, जैसे डीजीडीपी होता है नेशनली, जैसे तो राइट। इसके इसके अनुसार आपका ये कहना है कि 2001 से पहले जो ग्रोथ रेट का भारत और गुजरात के बीच का फर्क था वह ज्यादा था, वह रफ्तार भी ज्यादा थी, अब कम है। तो एक चीज और समझाइएगा और शास्त्रीय तरीके से ही, कि फिर यह खेल कैसे होता है कि कहा जाता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रित्व में थे या उसके बाद अब जब देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बीच गुजरात में सर्वाधिक औद्योगिकरण हुए, औद्योगिक विकास हुए, और उसी दौरान गुजरात गुजरात बना है, वाइब्रेंट गुजरात बना है। इसका सच क्या है फिर? देखिए, ये बात भी मुझे जो आंकड़े मिलते हैं, और वो सरकारी आंकड़े हैं, गुजरात सरकार के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े हमें ये कहते हैं कि गुजरात में जो औद्योगिक पूंजी निवेश हुआ है, वो औद्योगिक पूंजी निवेश के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। सच में गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात की परिषदें हुई, वो परिषदें इतनी सफल नहीं हुई है। जैसे कि 2003 से वाइब्रेंट गुजरात की समिट बुलाई जाती रही और हर 2 साल बुलाई जाती रही, लेकिन 2003 से 2011 तक एमओयू कितने पूंजी निवेश के लिए हुए उसके आंकड़े प्रसिद्ध होते रहे, लेकिन इसके बाद मतलब 2013, 2015, 2017 और 2019 में कितना पूंजी निवेश वाइब्रेंट गुजरात की समिट के जरिए हो रहा है, वे आंकड़े जारी करना बंद कर दिया गुजरात सरकार ने। इसकी सर, एक वजह सेकंड ये थी। रुकेंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा जोर दे लें इस बात पर जो आपने कहा। 2013 तक गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात के दौरान जो एमओयूज हुए, जो पीपीपी मॉडल बने, उसको लेकर आंकड़े जारी हुए, लेकिन 2013 से 2019, यही है ना सर, लगभग 6 जी, साल, इसके 6 साल आंकड़े के बीच प्रसिद्ध नहीं कोई किए गए। आंकड़े नहीं जारी किए गए। जी, जी, आगे कहें जी। इसकी वजह यह है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह यह है कि 2003 से 2011 तक जो भी एमओयू हुए, इसके जरिए कितना पूंजी निवेश होने वाला है उसके आंकड़े जारी किए गए, लेकिन जो सच में पूंजी निवेश हुआ वो इतना कम था कि फिर वो बाद में शर्मिंदा आंकड़े करने जारी वाला करना था। बंद हो गया। जैसे कि मैं आपको कहूं कि जी 2011 में ऐसा कहा गया कि करीब 21 लाख करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश होगा। ये 2011 21। की वाइब्रेंट गुजरात की समिट के बाद आंकड़ा कहा गया, लेकिन 21 लाख के बजाय कितना हुआ? करीब 30,000 करोड़ रुपयों का हुआ मात्र। पूंजी निवेश। सर, ये आप तो सरकार का अर्थशास्त्र के आंकड़ा है। आदमी हैं, अगर हाँ, इसको मतलब प्रतिशत में 1.5%, समझें। डेढ़ मतलब प्रतिशत जी, 1.5% सफलता मिली आपको, तो ये तो बहुत कम बिल्कुल। सफलता हुई। उसके आगे वाला आंकड़ा ले लीजिए 2009 का, जबकि ये कहा गया कि 12,40,000 करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश होगा, जबकि हुआ 1,04,000 करोड़ का। 12,40,000 में से हुआ 1,04,000 करोड़ का, मतलब जी 8.5% परसेंट। ही जी सफलता मिली थी। मुझे ये भी कहने के लिए मन हो रहा है कि भारत सरकार पूरे भारत के लिए जो पूंजी निवेश का आंकड़ा जारी करता पेश है, करा। वो सरकारी आंकड़ों से भी पता चलता है कि गुजरात में जो पूंजी निवेश करने की बातें की गई थी वो बिल्कुल गलत थी, सरासर गलत थी। जैसे कि 1992 से 2008 तक, मतलब 16 साल के दौरान गुजरात में करीब 80,000 करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश हुआ। जी जो अगर ऐसा ही होता है तो 2003, 5 और 7 में जो वाइब्रेंट गुजरात की समिट हुई थी उसमें यह कहा गया था कि करीब 2.25 करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश होने वाला है। अब कहां 2.25 और कहां 80,000 करोड़ रुपया। करोड़।
अब और आगे बढ़े हम 2009 से 2019 तक, मतलब 11 साल में गुजरात में 17 लाख करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश हुआ, जबकि सिर्फ एक ही परिषद में ऐसा कहा गया 2011 की कि जिसमें 20 लाख करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश होगा। अब एक में कहा गया कि 20 लाख करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश होगा, जबकि 11 साल में यह कहा गया, जो सरकारी आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है, वो ये कहता है कि 17 लाख करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश हुआ। तो वाइब्रेंट गुजरात की जितनी भी समिट्स हुई, ये सारी गलत आंकड़ों के को देखें तो पता चलता है कि वो इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकी जितना की दावा किया जाता था। जी, एक चीज और समझे सर कि अब आइए, जब कोई राज्य में औद्योगिक विकास होता है तो उसके पर कैपिटा इनकम पर बात होती है, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी बात होती है। तो सर हम आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि एक तरफ वाइब्रेंट गुजरात में पूंजी निवेश की जो बात कही गई, कभी 8.5% से ज्यादा नहीं हुआ जो भी दावेदारी की गई, जबकि पूरे देश में डंका पीटा जाता है, वाइब्रेंट गुजरात की बात कही जाती है। अब हम आते हैं सर कि ऐसी स्थितियों में बावजूद उसके कहा जाता है कि गुजरात रोजगार में, गुजरात समृद्धि में, गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट में एक आदर्श राज्य है। उसका सच क्या है? देखिए, भारत सरकार ने 2001 में और 2011 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किए थे, तो 2001 में गुजरात का नंबर 10वां था पूरे हिंदुस्तान में, और 2011 में जब जारी किया गया तो वो 11वां हो गया, मतलब एक कदम पीछे ठहरे। ह्यूमन डेवलपमेंट में परिस्थिति बहुत खराब है। जो आंकड़ा है वो ये है कि गुजरात में करीब 3.25 करोड़ लोग गरीब है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात में 3.25 करोड़ लोग, कुल आबादी कितनी है 3.25 सर करोड़, गुजरात की? इसका मतलब ये हो गया कि करीब 50% लोग गरीब वही है। मैं भी जानकारी 6.5 करोड़ ठीक की है, है। और नीति आयोग ये कह रहा है कि नीति आयोग ने 2021 में ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें यह कहा गया है कि गुजरात में 18.60% आबादी गरीब है, जो कि वो नीति आयोग का आंकड़ा है, जो कि 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा है। मतलब इसका यह हो गया कि गुजरात से 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी कम है, ऐसा नीति आयोग का 2021 का रिपोर्ट कहता है। मुझे ऐसा कहने का मन हो रहा है कि जो भी काम डेवलपमेंट का हुआ गुजरात में, उसमें जिनको भी फायदा हुआ वो फायदा और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास का हुआ। गरीब जो है वो मोटे तौर पे वहीं के वहीं रह गए हैं, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। मुझे क्योंकि गरीबी है इसलिए कि बेरोजगारी है, और गुजरात में जो बेरोजगारी है वो काफी है। जैसे कि गुजरात में करीब 46 लाख जॉब कार्ड नरेगा में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और उसमें से 19 लाख जॉब कार्ड ऐसे हैं कि जो सक्रिय है, मतलब एक्टिव है, जो लोग नरेगा के तहत रोजगारी प्राप्त करते हैं। तो जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनको 100 दिन का रोजगार मिलता है जैसा कि कानून में कहा गया है? नहीं मिल रहा। पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार मिल रहा है नरेगा में, लेकिन ये एवरेज है पूरे हिंदुस्तान की। लेकिन गुजरात में अंतिम 6 सालों से देख लिया जाए तो आपको पता चलता है कि 50 दिन से कम रोजगार नरेगा में मिल रहा है। यही सारी बातें अगर हमें देखें तो मुझे लगता है कि गुजरात में परिस्थिति बहुत खराब है।
जहां तक गरीबी का सवाल है, बहुत लोग गरीब हैं। और एक और आंकड़ा मैं देना चाहूंगा, गुजरात में 68 लाख खेत मजदूर हैं, जी। मतलब जो किसानी मजदूरी में करते हैं। किसानों की संख्या नहीं बता रहा हूं मैं, खेत मजदूरों की बिल्कुल, खेत मजदूर। संख्या बता रहा हूं। और उसमें जो आंकड़ा मिलता है वो ये है कि जो खेत मजदूरों का मिनिमम वेज है, वो मिनिमम वेज बहुत कम लोगों को मिल रहा है। गुजरात सरकार ने 8 साल के बाद खेत मजदूरों का मिनिमम वेज बढ़ाया, और आपने वो तो लगभग 300। सर पूरे गुजरात का जो कंप्लीट सिनेरियो है, न सिर्फ जी अर्थशास्त्रीय ढंग से बल्कि सामाजिक सवालों के साथ भी रख दिया। एक छोटी सी जी टिप्पणी दत्तेश भावसर से भी लेते हैं कि दत्तेश, या आपने सुना हेमंत जी को, उन्होंने बहुत साफ, मतलब औद्योगिक विकास को लेकर भी, एसडीपी को लेकर भी, नरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी और काम को लेकर, और खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरों की भी बात कही। ह्यूमन राइट इंडेक्स में भी हाल बताया, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट में भी हाल बताया। ये सारा सच जब साफ है, और वह सरकारी आंकड़ों से ही गिना रहे हैं, चूंकि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं तो बार बार देख भी रहे हैं आंकड़ों को, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, एक पत्रकार और एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, फिर यह झूठ इतना सीना तान कर बोलने का साहस गुजरात में पीएम मोदी हो या उनके बनाए हुए मुख्यमंत्री हो, कहां से हासिल करते देखिए, गुजरात की बात करें तो गुजरात के लोगों में अंधभक्तता भरी हुई है। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जहां सारे तर्क खत्म हो जाते हैं वहां अंधभक्ति या कट्टरता हैं? चालू हो जाती है। और अंधभक्ति और कट्टरता को हम वैचारिक नपुंसकता भी कह सकते हैं। तो गुजरात में जो भी आंकड़े दिए गए हैं, प्रोफेसर साहब हमसे ज्यादा माहिर है आंकड़ों में, लेकिन जो भी आंकड़े वाइब्रेंट गुजरात में दिए गए हैं या नरेगा में दिए गए हैं या भी पर कैपिटा इनकम में दिए गए, जो सरकार के आंकड़े हैं वह आंकड़े हमेशा से ही गुमराह करने वाले रहे। प्रोफेसर साहब ने बढ़िया से बताया कि जो वाइब्रेंट गुजरात के आंकड़े हैं, पूरे देश की नजर शायद अब गुजरात पर पड़ी है, लेकिन हम और प्रोफेसर साहब कई सालों से देखते आ रहे हैं कि जो एमओयू होते हैं उसमें से मुश्किल से 3 या 4%, 5% के करीबी नेचुरल इन्वेस्टमेंट होता है। नरेगा की भी प्रोफेसर साहब ने बात की कि जैसे जो देश का एवरेज है 50 दिन के लोगों को काम मिल जाए, लेकिन वह भी नहीं नहीं, गुजरात मैं में वो लोगों नहीं को नहीं। पूछ रहा था। शुरू में आपने एक जी बात कही, वो महत्वपूर्ण है, और आप वो कह रहे हैं कि मतलब जो मतांधता है यानी अंधभक्ति है। आइए इस बात को फिर प्रोफेसर साहब से ही समझते हैं। सर, अर्थशास्त्र के आप प्रोफेसर हैं, आंकड़े समझते ही हैं। जरा समाज को समझने के लिए एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि जब आप सच यह सब कर रहे हैं और जब चुनाव का वक्त है, तो इन आंकड़ों को लेकर कोई मीडिया बात नहीं कर रही है, कहीं बहसें नहीं हो रही हैं इस सच पर, तो आखिर जनता इस डिमांड को, इस जरूरत को नहीं उठा पा रही है क्या गुजरात? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे गुजरात में नरेंद्र मोदी ने एक मैस्मराइज्ड क्लास खड़ा किया हुआ है। अगर आपने सरदार का स्टैच्यू बना दिया, स्टैच्यू जी। ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना दिया, फिर आपने कांकरिया लेक पर बहुत अच्छा फ्रंट बना दिया, टूरिस्ट प्लेस बना दिया, कच्छ में जैसे रणोत्सव शुरू कर दिया गया, और साथ में अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर एक अटल ब्रिज अभी बना दिया गया चलने के लिए। तो ऐसी सारी चीजें बना दी गई, जिसकी वजह से काफी लोग ऐसे हैं कि जो मैस्मराइज्ड हो गए, वाह क्या डेवलपमेंट हो गया है, चमत्कृत, ऐसा सोचने लगे। चमत्कृत वोटर है ये। चमत्कृत वोटर है, अभिभूत वोटर, अभी वो भी मैस्मराइज्ड क्लास है। तो नरेंद्र मोदी ने ये बहुत ठीक तरीके से समझा था कि ऐसा एक क्लास खड़ा किया जाए, और वो क्लास खड़ा करने की वजह से उन्होंने ये सारी चीजें बनाई है। बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो विकास के सच्चे आंकड़े हैं, सच जो है, वो देखने के लिए ये अभिभूत वर्ग तैयार नहीं।
समझे आप? तो इसका मतलब ये हो गया कि वे लोग भक्त हो चुके हैं। जैसे कि एक बंदे ने, करीब उसकी उम्र भी 60-65 होगी, अटल ब्रिज पर गए और उन्होंने एक पत्रकार को कहा कि ये अटल ब्रिज जो है वो तो नरेंद्र मोदी ही बना सकते हैं और कोई बना ही नहीं सकते। तब जो पत्रकार थे उन्होंने ये कहा कि भैया, कांग्रेस ये कहती है कि कांग्रेस ने आईआईएम बनाया, कांग्रेस ने ओएनजीसी बनाया, कांग्रेस ने आईओसी बनाया, कांग्रेस ने अरे आईआईटी बनाया। बांध बनाए उसी तो वो राज्य में। बंदा ऐसा कह रहा है कि ये सब निकम्मा है इसके सामने, ये अटल ब्रिज के सामने आईआईटी, आईआईएम, ओएनजीसी, आईओसी सब निकम्मे हैं। अब इसको क्या कहा जाए? ऐसे अंधभक्त, मैस्मराइज्ड क्लास और भक्त वर्ग, अभिभूत वर्ग और भक्त वर्ग खड़े किए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया और फिर प्रचार हुआ, करोड़ों रुपयों का प्रचार किया गया टीवी चैनलों पर, अखबारों में इश्तहार दे दे के कि गुजरात का विकास उन्होंने किया है और बहुत विकास सच में हो चुका है। जबकि मैंने आपको आंकड़े से बता दिया कि ऐसा विकास नहीं हुआ है। देखिए आप, शिक्षा में जो हालत है जी 44 लाख चिल्ड्रन, 44 लाख बच्चे आज गुजरात में निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। जी तो शिक्षा का जो निजीकरण हुआ है वो तो बहुत खतरनाक बात है गुजरात। और दूसरी बात ये भी है कि जो गुजरात सरकार है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में, जी इसके बाद गुजरात के 2 बजट आए। इस बजट के आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि जो ये वर्तमान साल का बजट है वो ये बताता है कि गुजरात सरकार जीडीपी का सिर्फ 1.53, जी मतलब 53%, 1.53% खर्चा शिक्षा के लिए कर रही है, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि कम से कम जीडीपी का 6% 6%। शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये है गुजरात का सच्चा डेवलपमेंट, आप देख लीजिए। दत्तेश जी, एक चीज बताइएगा जानकारी के स्तर पर पाठकों दर्शकों को कि अभी क्या मीडिया में, जो कि लोकल मीडिया चल रही है या राष्ट्रीय मीडिया भी चुनाव कवर कर रही है, प्रोफेसर साहब जिन आंकड़ों को बता रहे थे, चाहे एमओयू का झूठ हो या औद्योगिकरण का झूठ हो या डेवलपमेंट का प्रश्न हो या शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का प्रश्न हो, क्या ये सब भी बहसें मीडिया में चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल। मतलब गुजरात का मीडिया जो है वो इस सरकार की जो नीतियां है उसमें जो त्रुटियां उसको उजागर करने में नाकाम रहा है। हम जैसे कुछ लोग हैं वो शायद आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मीडिया में ऐसी खबरें नहीं जाती हैं। प्रोफेसर साहब बेहतर समझते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो अखबार और जो मीडिया है उनको बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। ऐसी जो खबरें न छापने के एवज में, ये हम मान सकते हैं। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया, ये आंकड़े जो प्रोफेसर साहब के आंकड़े हैं जो गुजरात सरकार से लिए हैं, एक चीज मैं और बता देता हूँ कि जो गुजरात सरकार ने आंकड़े दिए हैं उससे तो कहीं ज्यादा होगी ये जो नरेगा वाली बात है। प्रोफेसर साहब भी एग्री करेंगे हमसे कि सरकार के आंकड़े तो ऐसे होंगे, इसे कम से कम दिखाएंगे, लेकिन उस आंकड़े में बहुत ही गहराई में अगर जाएं तो इससे बहुत ज्यादा निकलेगा। एक सिंपल सी मैं चीज बता दूं, जैसे गुजरात में हर तीसरा या चौथा बच्चा कुपोषित है, उस विकास को क्या करेंगे जो अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहा है। बाकी रही गुजरात की बात, तो गुजरात पहले से ही व्यापारिक राज्य रहा है। जब संजान बंदर में जब पारसी लोग आए थे तब से गुजरात व्यापार ही कर रहा है और गुजरात की जीडीपी हमेशा से अच्छी रही है। लेकिन प्रोफेसर साहब के आंकड़े यह बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब अच्छे होने के बजाय आंकड़े प्रतिशत घटा है विकास का। यह जो मीडिया है वो नहीं दिखा पा रहा है, चाहे उनकी कुछ भी मजबूरियां रही हों। जी अजय जी। शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए और धन्यवाद कि आप लोगों से हमारी बातचीत हुई और हम यह समझ पाए, हम अपने दर्शकों पाठकों को बता पाए कि असल में गुजरात की कहानी क्या है।
गुजरात के विकास का जो गाना आप रेडियो से लेकर अखबार, टेलीविजन और बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर में देखते हैं, उसका सच उन किताबों और आंकड़ों में छिपा है, जिसको सुनने में आप बोरियत महसूस करते हैं। अच्छा होगा कि डॉक्टर हेमंत कुमार को आप लोग सुने, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। उन्होंने अपने स्तर पर जो जानकारियां दी हैं वह अपनी पीढ़ियों को भी बताइए और समझिए कि सरकार चलाने और रिश्तेदारी चलाने में फ़र्क होता है। अगर हमारी सरकारें देश की जनता के लिए काम नहीं करती, आंकड़ों में झूठ बोलती हैं, तो वह जनता के साथ गद्दारी करती हैं। और आपको सोचना चाहिए कि देश की गद्दारी करने का जिस तरह कानून है, वैसे नेताओं के झूठ, फरेब और गलत आंकड़ों पेश करने के खिलाफ भी कार्रवाई करने का कोई विभाग और मंत्रालय बनना चाहिए। अगर न मांग कर पाए हों तो इस बार गुजरात चुनाव में जनता होने के नाते एक ऐसे भी विभाग का मांग कर ले, क्योंकि कैग का कोई काम रह नहीं गया है। और जैसा कि बीच में प्रोफेसर साहब ने बताया कि MOU कितने हुए हैं और सफल हुए हैं, उसके 2013 के बाद आंकड़े ही नहीं जारी किए गए। ऐसे ही आंकड़ों पर भी पाबंदी लग रही है। ऐसे में सवाल ये है कि सच कोई जाने तो जाने कैसे। चुनाव का वक्त है, विकास की बातें जोरों पर हैं और हमने आपको विकास का सच बताया है। उम्मीद करते हैं कि सच के साथ आप वोटर बूथ तक पहुंचेंगे। शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद। जन ज्वार, जनता की